हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई का अतिरिक्त प्रश्न। इस चैप्टर से जो अतिरिक्त प्रश्न है बना है उस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे और ये सारा प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा प्रश्न हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस प्रश्न को। तो पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? ठीक है, इसको पहला प्रश्न जो है कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं? शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कोशिका की खोज किसने और कब की? सो यहाँ पे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कोशिका की खोज किसने और कब की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ओके, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसका? कोशिका का खोज। ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, ये दो प्रश्न तो आप लिख लीजिएगा इसको। तीसरा प्रश्न है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं? जो कोशिका के अंदर में जो कोशिका होता है, कोशिका अंदर में क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अंदर चले जाते हैं या फिर बाहर निकल के आते हैं। तो किस प्रक्रिया से निकलता है? ओके, सो यहाँ पे है विसरण प्रक्रिया द्वारा। कौन सा प्रक्रिया है? विसरण, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन, विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ जो है कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा जो होता है एक कोषीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोषीय जीव है। वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा जो है एक कोषीय जीव है। सो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। सो याद रखिए। सो आपको क्वेश्चन आएगा अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अगर उस क्वेश्चन में एक नंबर है तो आपको बस एंडोसाइटोसिस लिख देना है। क्या प्रक्रिया है? एंडोसाइटोसिस। उसके बाद दूसरा 5वां नंबर प्रश्न है एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने देखा अमीबा जो होता है अपना खाना जो होता है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। लेकिन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया होता क्या है? ये प्रश्न आ गया तो आपको 2 या 3 नंबर का रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है ना। एक कोषीय जीवों में कोशिका झिल्ली की लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व स्थान में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। यहाँ पे है पचा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे ई छूट गया बेटा, एंडोसाइटोसिस ई। ठीक है ना, यहाँ पे ई छूट गया है। सो अब इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे इसमें आइए, इसमें सो क्या होता है? जो अमीबा जो है, अमीबा जो है, जो बाहर का जो खाद्य होता है, ये इसका जो बाहर का ये झिल्ली जो होता है बहुत लचीलेपन है। ओके, लचीला है। सो लचीला होने का कारण क्या होता है? ये क्या बना देता है? कूटपाद बना देता है, जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। कूटपाद इस प्रकार का गठन बना लेता है। सो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे खाना आ जाएगा। खाना आने के बाद क्या होगा? ये बाहर से इसको इस तरह से कवर हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का जो है, लाल रंग का जो है खाद्य है। उसके बाद खाद्य के लिए क्या किया इसने? क्या बनाया? कूटपाद बना दिया। ये क्या है? और दोनों जैसे दिख रहा है ना, हाथ पैर जैसा, हाथ जैसा दिख रहा है, वो क्या है? इसका कूटपाद है। कूटपाद के अंदर में खाना चला जाता है और खाना अंदर में खाना क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है और जो एक्स्ट्रा चीज है, जो खराब चीज है, वो बाहर निकल के आ जाता है। तो जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से ये खाना बनाता है, वो खाना खाता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सो यही चीज को इसी प्रकार से अमीबा अपना खाना खाता है। सो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, एक कोषीय जीव जैसे अमीबा हो गया, उसका लचीलेपन के कारण क्या होगा? बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। बाह्य पर्यावरण से, देखिए बाहर का पर्यावरण से क्या कर रहा है? अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। सो जैसे ये कोशिका झिल्ली जो है इस तरह का गठन बना लिया, जैसे खाना अंदर चला गया, ये कोशिका झिल्ली बंद हो जाता है, खाद्य का ये जो है बंद हो जाता है। बंद हो गया, खाना क्या हो गया? अंदर चला गया, खाना पच जाता है, वो खा लेता है और एक्स्ट्रा चीज जो है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकाल लेता है। सो ये होता है आपका एंडोसाइटोसिस। आप एंडोसाइटोसिस यहां से लिख लेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर वाला प्रश्न था। फिर नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? सिलेक्टिवली पारिमेबल मेम्ब्रेन। ओके, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली पारिमेबल मेम्ब्रेन। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन। सो क्यों कहते हैं?
ओके। सो प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। सो ये क्या करता है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरत है या कोशिका के लिए चाहिए वही पदार्थ को अंदर जाने देता है, और जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरत नहीं है उसी को बाहर निकाल देता है। तो दैट मीन्स वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है, ओके ना, देखता है कि कौन सा पदार्थ की जरूरत है कोशिका के अंदर में, किसकी जरूरत नहीं है, उसी के हिसाब से किसी को आने देता है, किसी को नहीं देता है, तो बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थ की गति को भी रोकती है, तो किसी किसी पदार्थ की गति को भी रोक देती है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी किसी पदार्थ को अंदर आने देता है और किसी किसी को बाहर जाने देता है, देखता है किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, उसी के हिसाब से अंदर और बाहर जाने देता है। ठीक है ना, सो इसको आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा गया है परासरण क्या है। ओके, परासरण क्या है। सो परासरण होता है ऑस्मोसिस। परासरण को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जल की अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं उसको। सो क्या होता है, ये मान लीजिए ये एक कोशिका है, कोशिका का ये बाहर का झिल्ली है। ठीक है, क्या झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली से जब जल का आना और जल का जाना होता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। परासरण मतलब ऑस्मोसिस। ठीक है, याद रखिए। ये 7 नंबर प्रश्न हो गया। फिर 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सेल्यूलोज क्या है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है। सो सेल्यूलोज किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल्यूलोज एंड वेयर इट इज फाउंड। सो सेल्यूलोज क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। ये सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, एक बहुत जटिल क्या है, बहुत टफ मैटर है, जो पौधे में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पौधे कोशिका जो होता है, पौधा का जो कोशिका होता है, तो बाहर का जो भित्ति झिल्ली जो बना होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। जो भित्ति होती है बाहर की सेल मेम्ब्रेन जो होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है, सेल्यूलोज क्या है, ये बहुत जटिल पदार्थ है, बहुत जटिल पदार्थ है। और दूसरा क्या है, आपको ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो परासरण मतलब ऑस्मोसिस के द्वारा पानी निकल के चला जाता है, कोशिका से पानी निकल के, एक कोशिका है, कोशिका से पानी निकल के बाहर चला जाता है, तो क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य का क्या होता है, कुंचन हो जाता है। ठीक है ना, सो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब परासरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर का जो पानी है निकल के चला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न हो गया। 10 नंबर प्रश्न है हमारे पास में, डीएनए का पूरा नाम लिखो। सो डीएनए का पूरा नाम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीऑक्सी एक ही साथ में डीऑक्सी है, डी का मतलब, और एन से न्यूक्लिक है, एन से क्या है, न्यूक्लिक है, और ए से है एसिड। ठीक है, याद रखेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो 11 नंबर वाला प्रश्न है हमारे पास में। 11 नंबर वाला प्रश्न, एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम लिखें। तो एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे इस तरह से एक आएगा, चंद्रबिंदु आएगा। सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सो यह एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है। सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और यह एक प्रकार की कोशिका का ऊर्जा है, याद रखेंगे। सो एटीपी क्या है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी का पूरा नाम हम लिखे हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आगे पीछे हो गया इसका। ठीक है, और एटीपी क्या है, मतलब एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोशिका की किस अंगक में आनुवांशिक गुण होता है। आनुवांशिक मतलब इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, आनुवांशिक गुण होता है किस हिस्से में, सो क्रोमोसोम में। क्यों, क्रोमोसोम में क्या होता है, आनुवांशिक गुण होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होता है डीएनए से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है ना, सो डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, सो याद रखेंगे कोशिका के किस अंगक में, ये क्रोमोसोम में।
क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? आनुवांशिक गुण पाया जाता है। आनुवांशिक मतलब इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस गुण। ऐसे दो अंगक के नाम बताइए, 13 नंबर वाला प्रश्न है। ऐसे दो अंगक के नाम बताइए जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? डीएनए पूछ रहा है। सो किसका अपना डीएनए होता है? ठीक है, आपको लिखना है। सो दो आपको लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप में भी पाए जाते हैं, और प्लास्टिड ये ओनली पादप में पाए जाते हैं। सो ये दो क्या है? अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का अपना डीएनए होता है। दैट मीन्स अनुवांशिक क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखेंगे किसका? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर में के होना चाहिए था। कोशिका के अंदर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम, ठीक है। अब ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदुरी सी होती है, एक चिकनी सी होती है। तो खुरदुरी वाली जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बहुत सारा प्रश्न था यहाँ पे। सो उस प्रश्न को हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया, और इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ ये वाला जो वीडियो था आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।